हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। सो ड्रग एंड अल्कोहल के क्या अब्यूज़ होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके बाद थोड़ा बहुत छोटा मोटा एज अ गाइडेंस चीज़ें दी गई हैं बुक में, जिसको लेकर हम किसी भी टाइम पर बात कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हमें पढ़नी है एक्चुअल में, जिससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में या फिर उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में पढ़ लेंगे और उसी के साथ ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। आई होप कि जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो उसका हमने सीरीज़ में अच्छे से वन बाय वन एक सीक्वेंस में भी सारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर किया है। वो सारे के सारे वीडियोस देखे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है उसमें हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हम चाहे किसी भी एज के हों, मीन्स अब नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर 11th-12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, तो इतना तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो भी ड्रग्स होती हैं, अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही गलत हैबिट्स होती हैं। और जो लोग इन हैबिट्स में पड़ जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ों में पड़ चुके होते हैं। सो जितना कोशिश हो, पहली बात तो इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी इस स्टेज पर हैं हम लोग 11th-12th के स्टूडेंट्स कि अपने करियर के बारे में सोचिए, कैसे हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, कैसे हमारा करियर जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है, वो सारी चीज़ें देखनी है। अब ये टॉपिक ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से या फिर किसी अदर पर्सन से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। बट मेक श्योर कि हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप के ड्रग्स के बारे में, अल्कोहल का जो अब्यूज़ है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये हमारे इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम है, उसको किस तरीके से बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोज़ पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज हो सकता है कि उन लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें ना पता हो या फिर पता भी हो तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए या फिर एक जनरल नॉलेज की बात की जाए, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जब हम 11th-12th स्टैंडर्ड में होते हैं। तो जो भी कोई भी इंसान जो हमें अच्छा लगता है, और वो चाहे वो हमें गलत ही एडवाइस क्यों ना दे रहा हो, फिर भी हम उसकी एडवाइस को अच्छा समझते हैं और उसी ट्रैक को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो इंसान अच्छा लगता है और वो गलत एडवाइस दे रहा है तो उसको भी लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा अपना दिमाग भी चलाना, अपना कॉमन सेंस क्या कहता है ये चीज़ भी करनी है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो खुद के पेरेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा सच्चा इंसान आज के टाइम में, इस तरीके का जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है पूरी दुनिया भर में, तो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, ऑनेस्ट इंसान, एकदम सही गाइडेंस, सही एजुकेशन देने वाला इंसान कोई भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी। अपने पेरेंट्स से बात करें, अगर थोड़ी बहुत झिझक भी लगती है तो थोड़े थोड़े कोशिश करके चीज़ों को उनको बताने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं तो वो कभी गलत तो एडवाइस देंगे ही नहीं। और वो, आप अगर छोटी सी चीज़ उनको बोलेंगे तो उस चीज़ पर वो ज़रूर गौर करेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे सर्वेज हुए हैं जो स्टैटिक है, उसके डेटाज भी बहुत सारे हैं। तो ये जो सर्वे हैं, स्टैटिस्टिक के जो डेटाज हैं, ये शो करते हैं कि जो यूज़ है ड्रग का चाहे अल्कोहल का, हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली इन यूथ। जो यूथ है, मीन्स जो यंग एज के लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में। ये क्या है, ये दिस इज़ अ रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न, और इसके लिए हर एक इंसान को कंसर्न होना चाहिए, हर एक पेरेंट्स जो हैं उनको कंसर्न होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो किसी गलत
संगति में तो नहीं पड़ गया है, या फिर गलत लोगों का उसके साथ बैठना उठना तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ, मैं अगर कभी वॉक करने भी जाती हूँ तो मैं वहाँ पर एक शॉप है, रास्ते में पड़ता है, जो कि जनरल स्टोर है, बट वहाँ पर सिगरेट वगैरह ये सब भी मिलता है। तो मैंने खुद अपने आप देखा है कि बहुत ही कम एज के स्टूडेंट्स होंगे, आइडियली 9th-10th के स्टूडेंट होंगे, जो कि बहुत ही एक मस्त से एटीट्यूड में सिगरेट को फूंक रहे होते हैं, और उनको देख के मुझे ये लगता है कि इनका फ्यूचर क्या होगा भाई। और इनके पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, जब ये घर जाते हैं तो इनके पेरेंट्स को नहीं पता चलता है स्मोक करके आया है, या फिर जो लाइफ स्टाइल है, जो एटीट्यूड बच्चों का है, तो उससे थोड़ा सा पेरेंट्स जो है वो भी कंसर्न हो कि हमारा बच्चा जो है वो किस तरीके से, किस संगति में है। और ज़रूरी बात ये भी है कि अगर यदि वो आपसे बोल कर जा रहा है कि मुझे आज इसके साथ यहाँ जाना है या वहाँ जाना है या कोचिंग क्लास जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह उन पर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक टाइम होता है 9th से जब हम 12th क्लास का, ये जो 4 ईयर का टाइम है, ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाला टाइम है। और इसी टाइम में अगर कोई बच्चा गलत संगति में चला जाता है तो उसका करियर डूब जाता है। और अगर यदि कोई स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो मेक श्योर कि ये सब हम लोग भी जानते हैं कि उसका करियर जो है वो कहीं ना कहीं एकदम सेटल हो चुका है। सो जो ये ड्रग का, अल्कोहल का जो एब्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज की जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वहाँ पर ये एक फैशन की तरह हो गया है सिगरेट पीना, या फिर अल्कोहल का यूज़, या फिर ड्रग्स का यूज़। सो दिस इज़ रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न, एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट। अगर यदि इन सब चीज़ों पर कंसर्न नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो इसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इवनली बच्चा अपने पेरेंट्स से इन सब चीज़ों के बारे में बात करे, उससे पहले मुझे लगता है कि एक पेरेंट को, चाहे वो मदर है या फादर हैं, उसको अपने बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, कि ये सारी चीज़ें जो हैं गलत होती हैं, अच्छी नहीं होती, और इनकी एक बार लत लग जाती है, हैबिट हो जाती है, तो फिर खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल यूथ टू safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle। जब एक किसी के भी थ्रू अगर इन सब चीज़ों के बारे में गाइडेंस मिलता है, एक प्रॉपर अच्छी एजुकेशन मिलती है कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो उसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों की जो करियर है, या फिर बहुत सारे लोगों का जो लाइफ है, उसको सेव कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का जो पैटर्न है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग सा या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से जो ड्रग्स हैं या अल्कोहल हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। सो ड्रग्स विच आर कॉमनली यूज्ड अब्यूज्ड, जो कुछ भी ड्रग्स जो कि कॉमनली अब्यूज्ड करते हैं, हार्मफुल होते हैं, उसमें आ जाते हैं ओपियोइड्स, आ जाते हैं कैनाबिनॉइड्स, आ जाते हैं कोका एल्केलॉइड्स, आ जाते हैं। ये कुछ ड्रग्स के नाम हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं, इनकी मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से हमें मिलते हैं, क्या सोर्स है इनका, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हीं से ये ऑब्टेन होते हैं। अगर यदि हम बहुत साइंटिफिक प्लांट्स की बात ना करते हुए सिंपल से प्लांट की बात करें जो कि हर एक स्टूडेंट, हर एक इंसान जो है उसको पता होता है, जैसे कि धतूरा हो गया, तो जो धतूरे का प्लांट है उसका जो बॉल जैसा और हॉर्नी जिस पर कांटे कांटे से प्रेजेंट होते हैं, ये जो फ्रूट होता है उस पर्टिकुलर प्लांट का, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। जैसे कि भांग का प्लांट है, तो भांग के बारे में सबको पता होता है, तो उसकी जो लीव्स होती हैं या फिर उसके छोटे छोटे फ्लावर्स जो आते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं, चाहे वो हम ओपियोइड्स की बात करें या कैनाबिनॉइड्स की बात करें या कोका एल्केलॉइड्स की बात करें, ये सारे की सारी मेजॉरिटी में अगर बात की जाए तो हमें फ्लावरिंग प्लांट्स से मिलते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ फंजाई जो हैं उससे भी हमें ये ऑब्टेन होते हैं।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट ड्रग, जैसे कि हमने ओपियोइड्स का नाम लिया, तो ओपियोइड्स जो है इसके बारे में हम देखते हैं। ओपियोइड्स जो है ये वो ड्रग है विच इज बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है कि कोई भी इंसान इस पर्टिकुलर ड्रग का इनटेक करता है, कंज्यूम करता है, तो जो उस इंसान का या फिर कोई भी XYZ इंसान इसको इनटेक कर रहा है, इसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, सिंपल सा कहें कि उसका जो ब्रेन पार्ट है वहाँ पर स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, इस पर्टिकुलर डिजीज़ के रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहाँ पर जाकर ये बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद दिमागी हालत तो जो है ख़राब होनी है। साथ ही साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर तो प्रेजेंट होता ही होता है, उसी के साथ साथ जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पर भी ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ को बाइंड करने में हेल्प कराते हैं, और उसके बाद हमारा दिमागी हालत ख़राब होनी है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी भी कंडीशन जो है वो ख़राब होनी है, और इस तरीके से अल्टीमेटली हम पागलों के जैसे होने ही होने हैं। उसके बाद भाई बहुत ही ज़्यादा कॉमन नाम सुना होगा हीरोइन के नाम से। मूवीज़ में आजकल सबसे ज़्यादा जो बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ये मूवीज़ हो गई, या फिर हम कहें कि जितने भी वेब सीरीज़ आती हैं, तो वहाँ पर 10 अगर वेब सीरीज़ मूवीज़ की बात की जाए तो आउट ऑफ 10 8 या 7 मूवी या जो वेब सीरीज़ है वहाँ पर ये ड्रग्स का, अल्कोहल का की चीज़ें दिखाई जाती हैं, और उससे बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो हीरोइन जो है उसका नाम तो बहुत लोगों ने सुना ही होगा। तो हीरोइन की अगर बात की जाए तो ये वो ड्रग है जो कि जिसको हम स्मैक के नाम से भी जानते हैं, इसका अल्टरनेटिव नेम जो है वो भी याद रखना है। ये केमिकली क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। इसका अगर हम केमिकल नेम देखें तो ये क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, विच इज़ वाइट कलर। वाइट कलर का हो सकता है या फिर कलरलेस हो सकता है, जो कि बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, क्रिस्टल्स जस्ट लाइक जैसे चीनी है, शुगर जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसी तरीके से हीरोइन जो है वो भी होता है, जिसको हम कॉमनली स्मैक के नाम से भी जानते हैं। केमिकल नेम की बात करें तो इसका क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसका केमिकल नेम है, जो कि अगर इसके अपीयरेंस की बात की जाए तो वाइट कलर का या फिर कलरलेस भी बोल सकते हैं, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। अब ये जो हीरोइन है ड्रग, ये किससे ऑब्टेन होता है, सो एक प्रोसेस होता है एसिटाइलेशन का प्रोसेस, उसके थ्रू हमें क्या है, हीरोइन मिलता है। अब एसिटाइलेशन किसका होना है, मॉर्फिन का। सो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के बाद हमें हीरोइन जो है वो मिलता है। सो दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। अब ये जो हीरोइन है, एक प्लांट होता है जिसको हम पॉपी प्लांट के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सैमनीफेरम। ये जो पॉपी प्लांट है, पेपिनम सैमनीफेरम है, इसका लेटेक्स मीन्स गम लाइक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें, जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं। बहुत ही आम लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो गोंद जैसा स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, जिसको लेटेक्स बोलते हैं। तो पॉपी प्लांट, जिसको साइंटिफिकली हम पेपेवर सैमनीफेरम के नाम से जानते हैं, इसमें कुछ गोंद लाइक गम लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस होता है, जिसको लेटेक्स बोलते हैं। अब इस लेटेक्स में क्या है, मॉर्फिन प्रेजेंट है। जब इस मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है तब जाकर हमें क्या मिलता है, हीरोइन मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। भैया अमीर आदमी जो है इसका इंटेक करते हैं, जैसा कि मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में देखा ही जाता है। हीरोइन इज़ अ डिप्रेजेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शनिंग। जब कोई भी इंसान इसका क्या कहते हैं इनटेक करता है तो वो डिप्रेजेंट हो जाता है, और उसकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी बहुत स्लो डाउन हो जाती है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट कैसा होता है हमारी बॉडी पर। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये नाम याद रखना है, पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम भी हमें पता होना चाहिए, पेपेवर सोमनीफेरम, जो कि
इसका एक सब्सटेंस होता है जिसे हम लेटेक्स के नाम से जानते हैं। इस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होता है, मॉर्फिन नाम का केमिकल कंपाउंड। जब इस मॉर्फिन का अगर प्रोसेस से रिलेटेड पूछा गया तो एसिटाइलेशन होता है, तब जाकर हमें हीरोइन जो है वो ऑब्टेन होता है। आई होप कि हीरोइन ओपियोइड्स जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे और मूव करते हैं। सो नेक्स्ट ड्रग जो है वो क्या है, कैनाबिनॉइड्स। अब कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो ये केमिकल्स का ग्रुप होता है। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो हैं एक साथ इकट्ठा होकर कैनाबिनॉइड्स जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। सो ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी ब्रेन। जिस तरीके से ओपियोइड्स जो हैं उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट थे, ठीक है, वहाँ पर जाकर वो बाइंड कर रहा था। उसी तरीके से जो कैनाबिनॉइड ड्रग है या फिर ग्रुप ऑफ केमिकल है, इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो भी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। और ये जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर हैं स्पेसिफिक फॉर कैनाबिनॉइड ड्रग के लिए, वो उससे जाकर बाइंड कर जाते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिनस सटाइवा। सो कैनाबिनस सटाइवा नाम का जो प्लांट है उससे ये ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिनॉइड्स। अब इस पर्टिकुलर प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, चाहे वो फ्लावर वाला टॉप पार्ट हो, लीव्स हो, या फिर रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा क्या है, कैनाबिस प्लांट है, तो इस प्लांट का चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो लीव्स हो इसकी, चाहे इसका रेजिन्स हो, मीन्स कुछ लिक्विडी लेटेक्स जैसा सब्सटेंस, तो ये सारी की सारी चीज़ें, फ्लावर हो गया, लीव हो गया, रेजिन हो गया कैनाबिस प्लांट का, ये क्या है, ये वेरियस कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस में यूज़ किया जाता है। ये तो होगी ड्रग, इसके साथ साथ कोई अदर ड्रग जो है उसको भी मिलाकर एक कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ गया कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी कि जो स्मोक करते हैं तो वो लोग अपने एक हाथ में तो मस्त एटीट्यूड में भाई सिगरेट लेके खड़े होते हैं, दूसरे हाथ में या तो मोबाइल होता है, मोबाइल तो चलो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे हाथ में एक चाय का कप ज़रूर होता है। तो जब वो स्मोक कर रहे होते हैं तो स्मोक करने पर जो ऐश बनती है, जो राख बनती है उस सिगरेट की, उसको क्या है, अपने चाय का जो कप है उसमें गिरा लेते हैं और फिर उसको पीते हैं, बस बहुत मज़े से पीते हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन हो गया जो कि बहुत ही डेंजरस डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो उसी तरीके से कैनाबिनॉइड्स जो हैं, कैनाबिस सटाइवा का जो प्लांट है उसके फ्लावर वाला रीजन हो या लीफ वाला रीजन हो या रेजिन हो, इसके साथ में अदर ड्रग्स जो हैं उसको कंबाइन करके इसको यूज़ किया जाता है। सो द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हैशिश, चरस एंड गांजा। भाई मैं ऑनेस्टली अगर बात करूँ तो मैंने ये दो नाम जो हैं पहली बार इसी में सुने हैं, मैरिजुआना एंड हैशिश। चरस एंड गांजा के बारे में बहुत सुना है क्योंकि ये मूवीज़ में यूज़ होता ही होता है, वेब सीरीज़ में भी यूज़ होता ही होता है। मैरिजुआना जो है थोड़ा बहुत शायद सुना होगा, लेकिन हैशिश क्या होता है ये सारी की सारी चीज़ें मैंने भी नहीं सुनी है। बट हमें भी इतना नहीं इनके झमेले में पढ़ना है, क्या होता है क्या नहीं, क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं करनी है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है कोका एल्केलॉइड्स और कोकेन। कोकेन का नाम भी बहुत सुना है मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ में। सो कोका एल्केलॉइड्स या फिर हम बात करें कोकेन, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, ठीक है, जिसको हम इराइथ्रोजाइलम कोका के नाम से जानते हैं। सो इराइथ्रोजाइलम कोका नाम का एक प्लांट होता है जिससे ये पर्टिकुलर कोका एल्केलॉइड या फिर कोकेन ड्रग जो है वो हमें ऑब्टेन होती है। अब ये जो प्लांट है वो कहाँ का नेटिव है, साउथ अमेरिका का नेटिव है। साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर ये अच्छे खासे प्लांट जो हैं वो देखने को मिलते हैं।
अभी ये जो कोका एल्केलॉइड या फिर कोकेन है, ये क्या करता है, किसके साथ इंटरफेयर करता है, इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि डोपामीन हो गया, कोकेन हो गया, कोक और क्रैक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, तो इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब कोई भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर ड्रग को इनटेक करता है, कंज्यूम करता है, तो उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे कि डोपामीन हो गया या कोकेन हो गया, इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो इंटरफेयर हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट मीन्स कि जो हमारा ब्रेन है वहाँ पर कुछ स्टिमुलेटिंग एक्शंस देखने को मिलेंगे। जब इसको कंज्यूम किया हुआ होगा तो क्या सेंस होगा, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई इंसान कोकेन को कंज्यूम किया, उसको इनटेक किया, तो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा कि उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली, स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी। उसकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल होगा वो सडन इंक्रीज हो जाएगा बहुत जल्दी से। सो इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बॉडी में। साथ ही साथ क्या होगा कि एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन कॉज हेल्यूसिनेशन। अगर यदि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इसका इंटेक कर लिया, इसकी डोज ले लिए कोकेन की, तो वो क्या करेगा, हेल्यूसिनेशन जो है उसको कॉज करेगा। अब बात आती है कि ये हेल्यूसिनेशन जो है वो क्या होता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है, बीमारी या नशे वाली वो कंडीशन होती है जिसमें हमें कुछ भी समझ में आ रहा, जो चीज़ें, जो कुछ भी एक्टिविटी हो नहीं रही है हमारे आसपास में, वो भी हमें फील हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। सिंपल सा कहने का मतलब ये हो गया कि पागलों जैसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ये हो गया कोकेन और कोका एल्केलॉइड के बारे में। अगर यदि हम और अदर वेल नोन प्लांट की बात करें जिनमें ये हेल्यूसिनेशन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो वो आता है एट्रोपा वेलाडोना नाम का प्लांट एंड धतूरा। सो जब अगर यदि कोई इंडिविजुअल धतूरा या फिर एट्रोपा वेलाडोना नाम के जो प्लांट हैं जिनमें कोकेन, कोका एल्केलॉइड ये ड्रग भी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से, इनका ओवरडोज लेने की वजह से हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल शो करेगा ही करेगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर यदि हमें कोकेन, कोका एल्केलॉइड की बात की जाए, तो सबसे पहला जो प्लांट है जो हमें ऑब्टेन होती है वो होता है हमारा इराइथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से ये ड्रग जो है वो हमें ऑब्टेन होती हैं। साथ ही साथ अगर यदि अदर प्लांट की बात करें तो उसमें आ जाता है एट्रोपा वेलाडोना एंड धतूरे का जो प्लांट है वो भी इसमें आ जाता है। अब ये क्या करते हैं, किसके साथ इंटरफेयर करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसके ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी एंड हेल्यूसिनेशन जैसी कंडीशन जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो शो कर रहा होता है। ये बात हो गई कोका एल्केलॉइड और कोकेन की। आई होप कि अभी तक जितने भी ड्रग्स हमने पढ़े हैं उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई जो ड्रग्स हैं वो सब हार्मफुल ही हों। कुछ ड्रग्स जो हैं वो एज अ मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डोज में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसका इंटेक होता है, तभी वो एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है, एज अ पेन किलर भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जब उनको बहुत एक्सेस अमाउंट में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही जनरल सी बात करूं तो कफ सिरप्स, जो जितने भी कफ सिरप्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो अल्कोहल का होता है। और मोस्टली ये चीज़ भी हमने ऑब्जर्व की होगी, देखा होगा कि जब भी हमें कफ़ की प्रॉब्लम होती है, हम कफ़ सिरप लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत नींद आती है। वो किस वजह से आती है, वो अल्कोहल का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आती है। तो एक कफ़ सिरप था जो कि था कॉरेक्स के नाम से। कॉरेक्स जो कफ सिरप था, लोग कफ के लिए तो कुछ लोग कफ को ठीक करने के लिए, अपनी खांसी को ठीक करने के लिए कॉरेक्स जो है उसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन
जब लोगों को पता चल गया तो बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, पी पी के मस्त इधर से उधर पड़े हैं, या फिर एज अ अल्कोहल की तरह कोरेक्स जो सिरप था उसको यूज़ करने लगे, जिसको बैन कर दिया गया। सो इस तरीके से ये भी होता है कि ड्रग्स जो हैं वो एज अ मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं, एज अ पेन किलर भी यूज़ की जाती है, बट पर्टिकुलर एक लिमिटेड डोज में ही उसका इंटेक जो है वो किया जाता है। यदि उसका इंटेक ओवरडोज या एक्सेसिव डोज की फॉर्म में किया जा रहा है तो वो एज अ मेडिसिन तो काम करनी नहीं है, पेन किलर की तरह तो काम करने वाली नहीं है, ठीक है। तो उसके फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ड्रग्स, जैसे कि यहाँ पर कुछ ड्रग्स की बात की गई है, इसमें ड्रग्स आ जाते हैं जैसे कि बार्बिट्यूरेट नाम का ड्रग, या फिर एम्फीटेमिनाइज नाम का ड्रग, या फिर बेंजोडाइजेपिन्स, या फिर हम बात करें लाइसर्जिक एंड डाई इथाइल एमाइड, जिसको हम शॉर्ट में LSD के नाम से जानते हैं। ये कुछ ड्रग्स के नाम है, या फिर अदर सिमिलर ड्रग्स भी हो सकती हैं दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कॉप अप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। ये कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ हैं जो कि नॉर्मली यूज़ की जाती हैं एज अ मेडिसिन। तो जो पर्सन्स मेंटल इलनेस, या फिर किसी को न्यूरल प्रॉब्लम हो गई, या फिर डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी इस तरीके के जो पेशेंट होंगे उनको ठीक करने के लिए ये ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। और डिप्रेशन आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो चुका है, हर एक, इवन एज नहीं होगी इतनी लेकिन डिप्रेशन में है भाई। 8-8, 10-10 साल के बच्चे आजकल डिप्रेशन में। किस बात का डिप्रेशन है? अभी तो लाइफ तुम्हारी स्टार्ट हुई है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हुई है, डिप्रेशन किस चीज़ का हो गया? तो जो डिप्रेशन में है, या इंसोम्निया की कंडीशन हो गई, या मेंटल इलनेस हो गया, दैट मीन्स कि किसी को न्यूरल प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरीके के पेशेंट्स जो हैं उनको ठीक करने के लिए ये कुछ मेडिसिन जो हैं वो एज अ मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। आर ऑफन अब्यूज्ड, उनको तो ठीक करने के लिए दी जाती है, बट कुछ लोग इनको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फिन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। जैसा कि हम जानते हैं मॉर्फिन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं अगर एक्सेसिव डोज ली तो, लेकिन मॉर्फिन जो ड्रग है उसको एक सेडेटिव और पेन किलर की तरह भी यूज़ किया जाता है, वो जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, एंड इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। और ये मॉर्फिन जो ड्रग है वो उन पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी खासी यूज़फुल मानी जाती है जिनकी सर्जरी हुई होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। सेवरल प्लांट्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स हो गए, या फिर उसका कोई प्लांट का फ्रूट हो गया, या फिर सीड पार्ट जो है वो हो गया, हैविंग hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe। अब कुछ प्लांट हो गए, या फिर उनका फ्रूट पार्ट हो गया, या सीड हो गया, तो ये कुछ प्लांट के पार्ट हैं, प्लांट के रीजन्स हैं जिनमें हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो कुछ पुराने टाइम में फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज, रिचुअल्स के लिए भी यूज़ की जाती हैं। व्हेन दीज आर taken for a purpose other than medicinal use or in amount frequency that impairs one's physical, physiological and psychological function, it continue drug abuse। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब इनको पर्पजली यूज़ किया जाता है तब तो ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड डोज में इन ड्रग्स को यूज़ किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर यदि इनको अदर देन मेडिसिनल यूज़ जो है उसमें तो यूज़ किया ही किया, उसके बाद इसकी आदत हो गई, या फिर उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करने लग गए, तो ये एक ड्रग एब्यूज़ में कंसीडर किया जाता है। सो भाई ध्यान रखना है कि जो चीज़ जिसके लिए है उसको उतना ही यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि मॉर्फिन अगर एक सेडेटिव पेन किलर है या फिर जिसकी सर्जरी हुई है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है तो बाद में मॉर्फिन को मस्त लेके पड़े हैं इधर से उधर, कोई होश ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। यहाँ पर बात की गई है स्मोकिंग की, टोबैको च्यूइंग जो होता है उसके बारे में।
तो स्मोकिंग हो या फिर टोबैको च्यूइंग हो, दोनों ही बहुत ही आम है आज के टाइम में। हर एक दूसरा इंसान जो है मुंह में तंबाकू भर के घूम रहा है, इधर से उधर रोड पे, दीवारों पे, जहाँ तहाँ जहाँ उसका मन करता है वहीं पे पीक मार देता है, गंदगी फैलाता है। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो है तंबाकू खा ही रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस चीज़ से घिन आती है, प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से ना करें भाई। जो खाने वाले लोग हैं वो तमीज़ से खाएं, एटलीस्ट खा रहे हैं, छोड़ नहीं सकते तो कम से कम थोड़ा मैनर के साथ खाएं। और जो स्मोकिंग करने वाले उनका तो कुछ कहा ही नहीं जाता, मस्त रोड वोड पे या फिर चलते टाइम ऐसे स्मोक करते हैं जैसे पता नहीं कितना महान काम कर रहे हैं। सो स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे ऑफ हार्ड ड्रग्स। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स मोर देन 400 ईयर्स। ठीक है, टोबैको भी 400 सालों पहले से खाया जा रहा है भाई। इट इज़ स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नैफ। अब ये जो टोबैको है उसको लोग कॉम्बिनेशंस बना के स्मोक भी करते हैं, चबा के खाते भी हैं, ठीक है, और यूज़ करते हैं एज अ स्नैफ। टोबैको जो होता है, जो तंबाकू जो लोग खाते हैं उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे कि निकोटिन नाम का केमिकल हो गया, एल्केलॉइड्स हो गए। ये क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से जो निकोटिन होता है ये क्या करता है, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड हैं उसको स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो रिलीज करे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन नाम का जो हार्मोन है, जो सब्सटेंस है, उसको सिक्रीट करें ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में। बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। अब क्या होता है, सिंपल सा समझते हैं। कोई आदमी तंबाकू चबा रहा है, ठीक है, उस तंबाकू में निकोटिन और एल्केलॉइड नाम के दो केमिकल प्रेजेंट है। उसमें से भी निकोटिन जो है वो क्या करेगा, जब चबा रहा है तो भाई कुछ ना कुछ तो उसके गले से अंदर जा ही रहा है ना बॉडी में। तो बॉडी में गया निकोटिन का कुछ भी, बहुत इनकी तो बहुत मिलीग्राम में भी अगर कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर चली जाती है तो वो भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करती है। तो निकोटिन का कुछ अमाउंट हमारे बॉडी में गया, बॉडी में जाते ही उसने एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट किया, एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से एड्रीनैलिन और नॉर एड्रीनैलिन नाम का सब्सटेंस जो है वो रिलीज होने लग गया हमारे ब्लड में और सर्कुलेट होने लग गया ब्लड के थ्रू। अब जब ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा हार्ट रेट है, जो 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए, वो उससे कहीं ज़्यादा हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है, उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। ये होता है निकोटिन का साइड इफेक्ट। अब बात आती है स्मोकिंग की। अगर स्मोकिंग की बात की जाए, इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग। ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो ऐसे लोगों में लंग कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। लंग कैंसर के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका भी कैंसर हो सकता है। थ्रोट वाला मीन्स गले में जो गले का कैंसर, जो ओरल कैंसर, ओरल कैविटी में लोगों को होता है, वो भी देखने को मिल सकता है। ब्रोंकाइटिस मीन्स लंग्स का ही हो गया। एम्फेसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा, ये बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिल सकती हैं जो स्मोकिंग करते हैं। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है ओरल कैविटी वाला कैंसर, ठीक है। साथ ही साथ जो टोबैको च्यूइंग करते हैं मीन्स तंबाकू खाते हैं, तो मोस्टली लोगों में जो ओरल कैविटी वाला जो कैंसर होता है, मीन्स मुंह में जो कैंसर वाली प्रॉब्लम होती है, वो मोस्टली उन्हीं लोगों को होती है जो तंबाकू खाते हैं। सो स्मोक, ये हो गया। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। जो स्मोकिंग करते हैं उससे क्या होता है कि जो स्मोकिंग करते टाइम वहाँ पर से जो धुआं निकलता है उसमें
कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उसका अमाउंट जो है वो अच्छा खासा होता है। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट जो है उनके ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हीम बाउंड ऑक्सीजन जो है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड करती है उसके बाइंडिंग की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके पास ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन दी बॉडी। और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर रहा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर रहा होगा, तो उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ हो सकता है इंसान टपक भी जाए, डेथ भी हो जाए। इस तरीके की भी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को भी कंसर्न रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए। एंड अगर यदि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है या बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से इस तरीके से बात नहीं कर सकता है, तो उसके फ्रेंड सर्कल में इवन ऐसा कोई ना कोई इंसान तो होगा जिससे वो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सके। तो अच्छे से इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और इन सब गलत चीज़ों में कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जो है वो ना पढ़े। सो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो छोटे मोटे इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक के सब टॉपिक्स बचे हैं, जिनमें कुछ नहीं है। कहने की बात ये है कि जब एडोलेसेंस होता है या फिर प्यूबर्टी की स्टेज पे आता है, तो एक इंसान जो है ना उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल सिक्रीशन होता है, तो उसकी वजह से उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता है। तो उसको ना बहुत अच्छे से लेकर चलना है। जो पेरेंट्स होते हैं उनको वहाँ पर बच्चे से भी ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं उनको समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उस स्टेज से गुजर के आ चुके होते हैं कि किस तरीके का नेचर हो जाता है, कैसे अपने बच्चे को हैंडल करना है, क्या उसको एडवाइस देनी है, किस तरीके से उसको एजुकेट करना है प्यूबर्टी की एज के साथ साथ में जो चेंजेस आते हैं इस तरीके से। और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंडली नेचर के साथ रहना चाहिए, बिकॉज आज का टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहें कि पहले जैसा नहीं रहा। 90s के जो बच्चे होते थे वो पेरेंट्स ने एक झापड़ मारा, शांति से बैठ गए। आजकल तो भाई उल्टा ही हो जाता है, अगर थप्पड़ की तो बात ही दूर है, डांट वांट भी देते हैं पेरेंट्स तो उस पे भी बहुत बवाल हो जाता है। तो इस तरीके से पेरेंट्स जो हैं उनको भी अपनी एज की मैच्योरिटी से कहीं ज़्यादा मैच्योर होने के साथ साथ उनको संभालना है, अच्छी एडवाइस देनी है, अच्छी गाइडेंस देनी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताना है कि ये सब चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं। करियर पर ध्यान देने वाला टाइम होता है ये एज जो है, तो उस टाइम पर आप अच्छे से पढ़ाई करें, फोकस करें, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं हमारा फुल सपोर्ट है, उसके लिए आप बहुत अच्छे से ऑनेस्टली मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी अच्छी एडवाइस जो है पेरेंट्स को अपने बच्चों को देनी चाहिए। एंड इसी के साथ ये वीडियो हो जाता है हमारा ख़त्म। अगर यदि इससे कुछ भी थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छी एडवाइस लगती है, तो अच्छे से उसको फॉलो करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि उन लोगों को भी ये अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करें एंड साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।